वो शक्ल से शरीफ घर की बेटी लग रही थी। मैं पास गया, मेरे करीब होकर बोली, चलोगे साहिब? मैंने पूछा, कितने पैसे लोगी? कहने लगी, आप कितने देंगे? मैंने उसकी नीली सी आंखों में झांक कर देखा, वो बेबस सी थी। मैंने बोला, आओ कार में बैठो। वो डर रही थी। कहने लगी, कितने आदमी हो? मैंने कहा, डरो नहीं, मैं अकेला ही हूं। वो खामोश बैठी रही। फिर कहने लगी, आप मुझे सिगरेट से अजियत तो नहीं दोगे ना? मैं मुस्कुराया। कहने लगा, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसने एक लंबी सांस भरी। आप मेरे साथ कोई जुल्म तो नहीं करेंगे ना? आप चाहे मुझे 500 कम दे देना, लेकिन मेरे साथ बुरा ना करना प्लीज। वो बहुत खूबसूरत थी, मासूमियत उसकी बातों से टपक रही थी। फिर भी खुदा जाने वो क्यों जिस्म बेचने पर मजबूर थी। वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं। मैंने पूछा, खाना खाया है? कहने लगी, नहीं। मैंने होटल के सामने कार रोकी। होटल वाला मुझे जानता था। उसने जल्दी से खाना पैक किया, मुझे दिया। मैं आकर कार में बैठ गया। मैं अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। चौकीदार ने दरवाजा खोला। मैंने कार पार्क की। रात के 11 बज रहे थे। सब अपना अपना काम कर रहे थे। वो मुसलसल मेरी तरफ देखे जा रही थी। मैंने खाना प्लेट में डाला। उसे कहा, हाथ धो लो। वो कहने लगी कि मैंने नहीं खाना। मैंने प्यार से कहा कि डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। वो हाथ धोकर आई, मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गई और खाना खाने लगी। जब खाना खा लिया तो कुछ खाना बच गया। कहने लगी, ये मैं घर ले जा सकती हूँ? मैं मुस्कुराया। मैंने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। वो चुप हो गई, बुर्का उतारने लगी। मैंने कहा कि रुक जाएं, मेरे पास आकर बैठ जाएं। वो हैरान थी। मेरी आंखों में देखकर बोली, जल्दी से अपना काम करें, मुझे वापस छोड़ आएं। मैंने कहा, नहीं, मैं पूछना चाहता हूं, क्यों करती हो ऐसा काम? क्यों बेचती हो जिस्म? बस इतना कहूंगा, छोड़ सकती हो क्या ये सब? वो मेरे चेहरे की तरफ देखने लगी। कहने लगी, आप मुझे पागल लग रहे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। हाँ, बिल्कुल पागल ही हूं, सब पागल ही समझते हैं मुझे। वो कहने लगी, अगर कुछ करना नहीं है तो मुझे वापस छोड़ कर आओ। मैंने उसके सर पे हाथ रखा, फिर पर्स से 30,000 निकाले, उसके हाथ पे रखे। वो हैरान थी। कहने लगी कि मैंने नहीं लेने। आप क्यों दे रहे हैं ये पैसे मुझे? मैंने उसके चेहरे पे एक थकन महसूस की थी। वो अपने आंसू रोके बैठी थी। बार बार कह रही थी कि बस मुझे वापस छोड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे यकीन दिलाया कि डरने की कोई बात नहीं है। अच्छा बताओ ना, बहुत दर्द दिया है ना जिंदगी ने? ये सुनना था कि उसकी आंखें नम हो गईं, जैसे कोई कयामत गिर गई हो उस पर। मैं समझ चुका था कोई बहुत बड़ा दर्द लिए घूम रही है। दरवाजा खोला, कांपती आवाज में बोली कि मुझे छोड़कर आओ वापस। मैंने उसे बैठने का कहा, बताया कि मेरा नाम राशिद अब्बासी है, डरो नहीं, खुद को महफूज समझो। उसे जब यकीन हो गया परेशानी वाली कोई बात नहीं तो बताने लगी कि शौहर मर गया, 3 बेटियां हैं, ससुराल वालों ने निकाल दिया, माँ बाप फौत हो चुके हैं, भाई कोई है नहीं। मामू के घर आई, मामू के बेटे ने मेरे साथ ज्यादती की। मैंने जब मुमानी को बताया तो सब ने मुझे गलत कहा, मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। दूर के रिश्तेदार ने एक बुड्ढे से मेरी शादी करवाई, उसके भी बच्चे थे। उसके बच्चों ने मुझे बहुत जलील किया। फिर वो शौहर भी फौत हो गया। बेटियों को लिए दरबदर भटकने लगी। न छत थी न रोटी थी, भूख अफलास थी। सड़क पे खड़ी थी। एक साहिब आए, कहने लगे कि 1 घंटे के 5,000 दूंगा। ना चाहते हुए मां की ममता हालात की सताई हुई, क्या करती आखिर, चल दी। अब हर रोज जिस्म बेचती हूं, किराए का घर लिया है, बेटियों को अकेला छोड़कर आती हूं। क्या करूं, बहुत बार सोचा खुदकुशी कर लूं, लेकिन बेटियों को देखकर हिम्मत नहीं होती। वो रो रही थी और मैं जमाने की बेहिसी महसूस कर रहा था। उसके सर पे हाथ रखा, उसे कहा कि राशिद तुम्हारा भाई है, आज से तुम अपनी बेटियों को लो और मेरे ऑफिस के ऊपर वाले एक रूम में रहो। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। कार में बिठाया, उसके घर पहुंचाया। बेटियां सोई हुई थीं, बहुत प्यारी थीं। गोद में उठाया, दिल को सुकून मिला। वो मुसलसल रोए जा रही थी। मुझे कहने लगी कि आप फरिश्ते हैं, आप कौन हैं? मैं उसे अपने ऑफिस ले आया। वो झोली उठाकर दुआएं देने लगी, न जाने कितनी दुआएं देती रही। मैंने उसे कहा कि जाकर सो जाएं। अपने ऑफिस रूम में गया। मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा कर रही थी। उसे कह रही थी, मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कद्र ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने जमाने की तलखियां क्या होती हैं, जमाने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था, अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाकें लेना आसान है, इसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का स्यापा, कभी जेठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफेद हो गए हैं, हजारों आंखों के आंसू देखकर। अपने घरों को आबाद रखो। खुदा की कसम, एक वक्त आता है कि ना भाई हाल पूछते हैं, न सगी बहनें, सब वक्त के साथ चेहरे के नकाब बदल लेते हैं। राशिद हर जगह हर किसी को थामने के लिए खड़ा नहीं मिलेगा।
ہاں، میرا قلم شاید کسی کو بربادی سے پہلے بچا لے۔ ہم سفر کیسا بھی ہے، وہ تمہاری ڈھال ہے۔ شادی کے بعد سگے بھائی سے خرچہ لینا بھی بھیک مانگنے جیسا لگتا ہے۔ میری باتیں وہ عورت سمجھ سکتی ہے جس پہ ایسا کچھ گزر چکا ہے۔ ہم سفر جیسا بھی ہے وہ تمہارا لباس ہے۔ یاد رکھنا، زمانے کے لیے تم صرف گوشت کا ایک ٹکڑا ہو۔ وہ زمانے گزرے، مدت ہوئی جب رشتوں کا پاس رکھا جاتا تھا۔ اب رشتوں سے کھیلا جا سکتا ہے، ہوس پوری کی جا سکتی ہے، پھر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں، قسمت میں لکھا ہم بدل نہیں سکتے، لیکن قسمت خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ صبر، برداشت اور جھک کر۔ نہ جانے کتنی عورتیں صرف اس لیے گھر اجاڑ لیتی ہیں کہ اس کا شوہر اس کو ٹائم نہیں دیتا۔ ہاں، یہ شکوہ کرنا درست ہے، لیکن کیا گارنٹی ہے اس کے بعد زندگی میں آنے والا اس سے بھی زیادہ برا ہو۔ صرف ایک زندگی ہے، اس کو محبت، پیار، سمجھداری کے ساتھ گزار لو۔ میں اس معاشرے کو معاشرہ نہیں کہتا، بلکہ بدبودار سماج کہتا ہوں۔ یہاں جگہ جگہ پہ لٹیرے کھڑے ہیں، عزتوں کے، خواہشوں کے، بھرم کے، بھروسے کے، اعتبار کے۔ بس آخر پہ ایک بات کہوں گا، اگر تم کو پیٹ بھرنے کے لیے چار دیواری سے باہر نہیں جانا پڑ رہا، اگر تم کو جسم نہیں بیچنا پڑ رہا، اگر تمہارے سر پہ چادر ہے، اگر لوگ تمہارا سودا نہیں کرتے، اگر لوگ تم کو وحشیہ نہیں کہتے، اگر تمہارا دامن پاکیزہ ہے، اگر تم رات کو محفوظ پناہ گاہ میں سوتی ہو، تو نہ کرنا برباد اپنا آشیانہ، ورنہ روند دی جاؤ گی، نوچ لی جاؤ گی۔ جو طلاق لیے بیٹھی ہیں پوچھو ان سے، وہ سوچ رہی ہوتی ہیں نہ جانے کتنے بچوں کے باپ کی ہم سفر بنوں گی، نہ جانے وہ کیسا سلوک کرے گا، اور پھر ساری زندگی یہ تانا سنتے گزر جاتی ہے، اتنی ہی اچھی ہوتی تو طلاق کیوں لیتی۔ خیر، وہ لڑکی الحمدللہ محفوظ ہے، لیکن وہ روتی ہے زمانے کی بے حسی پہ۔ اور جانتے ہو، کسی عورت کی بربادی میں کہیں نہ کہیں مرد ہوتا ہے، محبت کر کے چھوڑنے والا دعوے دار ہو، یا نکاح کر کے طلاق دینے والا بدبخت۔ عورت خدا کی قسم میرے معاشرے کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ایک قیدی ہے، کبھی باپ کی پگڑی پہ لٹ گئی تو کبھی سانس کے زہر آلود لہجے پہ، کبھی شوہر کی انا پہ خاک ہو گئی تو کبھی اولاد کی وجہ سے۔ مرد اگر اس بات کو سمجھ جائیں تو شاید ہمارا معاشرہ بدل جائے۔